मैं विष्णु, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। ठीक है, अब उससे आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में या फिर कहें विषुवत तल में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग है, थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं समझाऊंगा ध्यान से देखना है और जो नोट करने की चीज़ें हैं वो नोट भी करनी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें चित्र के बारे में बताऊंगा, जो भी चित्र होगा जिसके माध्यम से हम जानेंगे वो देखेंगे, उसके बाद फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मानते हैं हम, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल K। वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर -q कूलाम का आवेश है तथा B सिरे पर +q कूलाम का आवेश स्थित है तथा वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2L मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु मान लेते हैं इसका एकम O। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में, अब अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए बताया हुआ है। अगर बात करेंगे अच्छी स्थिति की तो उसके लिए क्या बिंदु या तो दाईं तरफ होता है और या फिर क्या होता है, बाईं तरफ। जब बात होगी निरक्षीय स्थिति की यानी कि विषुवत तल की, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो भी बिंदु जहां हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे होंगे वह वैद्युत द्विध्रुव के या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर क्या है, नीचे की तरफ होगा। तो निरक्षीय स्थिति में देख रहे हैं हम, तो क्या करते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ऐसे ही -q आवेश के कारण क्या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। उसके लिए करते क्या हम, पहले P से A को मिलाते हैं, उसके बाद P से B को मिलाते हैं। अब अच्छा एक चीज देखें, ये हमें बताया जो बिंदु O है वो AB या वैद्युत द्विध्रुव उसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो O क्या है, इसको AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो A से O की दूरी की बात करें अगर हम, A से O की दूरी हो जाएगी L। ऐसे ही O से B की भी दूरी कितनी हो जाएगी, L। क्यों? क्योंकि जो बिंदु O है वो AB का मध्य बिंदु है और AB के बीच की दूरी है 2L। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L, और इधर की दूरी भी कितनी हो जाएगी, L। ठीक है, अब जैसे पहले देखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही देखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या है, हमें +q आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए, ऐसे ही -q आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए करते क्या है हम, यहाँ देखें जो PO है वो क्या AB पर लंब है, तो ये जो वाला कोण होगा वो रहेगा समकोण। क्या रहेगा, समकोण। ठीक है, और ऐसे मान लेते हैं जो PA भुजा है वो AB के साथ कोण बना रही है थीटा, ऐसे ही जो PB भुजा है वो भी क्या कोण बना रही है, थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज POA में, कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज POA में। अब इसमें देखो बात करें तो जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें क्या है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या रहेगी, कर्ण, और जो भी हम कोण मान रहे हैं उसके सामने की भुजा को कहते हैं हम लंब, और जो शेष भुजा रहेगी उसे कहेंगे हम आधार। तो समकोण त्रिभुज POA में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, हमें क्या है, ये वाली जो भुजा है ये पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, इसका कर्ण क्या है, PA। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। PA का हमें मान निकालना ही है, तो PA का वर्ग बराबर हो जाएगा, PO का मान है 8, तो R स्क्वायर प्लस
ए का मान है तो हो जाएगा एल स्क्वायर, और वर्ग हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पी ए है उसका मान कितना निकल के आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही देखो पी ओ के बिल्कुल सदृश पी ओ बी क्या है, त्रिभुज है, तो जिसका मान जब हम पी बी का मान निकाले, इसका देखो कोण है, कोण के सामने की भुजा आर, और यहाँ समकोण है, समकोण के सामने भुजा कर्ण, और ये आधार है इसका एल है, तो बिल्कुल इसी की तरह ये पी ओ की तरह पी ओ बी भी। तो क्या होगा, ये जो पी बी का मान है इसका मान भी कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना मान रहेगा इसका भी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चीज और ध्यान रखनी, जब भी हम डेरिवेशन लिखेंगे तो पहले हमें चित्र के बारे में लिखना होगा, वो मैंने वैसे यहाँ लिख रखा है। तो देखो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो मैंने तुम्हें समझाया था वही है, माना ए बी क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो ए बी क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, कैपिटल के है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर बात करें, ए सिरे पर, तो वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर माइनस क्यू कूलाम, माइनस क्यू कूलाम, तथा बी सिरे पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। ठीक है, ये हो गया। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l मीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 2l मीटर। ठीक है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु माना है O, जो कि ए बी दूरी को क्या है, दो बराबर भागों में बांटता है, ए से O की दूरी l, ऐसे ही O से B की भी दूरी क्या हो गई l। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति है यहाँ पर ध्यान रखनी है हमें, निरक्षीय स्थिति, यानी कि ऊपर की तरफ ले रहे हैं हम, r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है, जहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या किया हमने, बिंदु B A से P को मिलाया, ऐसे B से P को मिलाया। इस त्रिभुजों वाले पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, या बात करें समकोण त्रिभुजों के हिसाब से जो हमने देखा है, तो PA और PB के जो मान है कैसे हैं, बराबर, और कितने, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से बिंदु P की जो दूरियां हैं कैसी हैं, बराबर, और कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र पढ़ा था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो उसी के हिसाब से देखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मान लेते हैं हम E1 है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, अभी दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग, पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग, वर्ग से वर्गमूल क्या होगा तुम्हारा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा यहाँ पर, ये हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या बन गया तुम्हारा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशियों के लिए क्या हमें दिशा बतानी होती है, और धनावेश की दिशा जो हमेशा क्या है, बाहर की तरफ रहती है, और ऋणावेश के अंदर की तरफ होती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है E1, क्या आ रही है, E1 है, और उसकी दिशा क्या है, B से P की ओर, क्या हो जाएगी, B से P की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसको मान लेते हैं हम E2, माइनस Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको क्या मान लिया हमने, E2 है। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे, अब ये वाली दूरी भी कितनी है, √r² प्लस L², और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। वही वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे r² प्लस L²। अब यहाँ क्या है, अब जो आवेश है वो माइनस वाला आवेश है, तो माइनस के कारण जो दिशा होती है हमेशा उसकी तरफ होती है। तो अब जो E2 बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, P से A की ओर, किधर रहेगी तुम्हारी, यानी कि यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये E2 और इसकी दिशा किधर रहेगी, P से A की ओर। दिशा लिख लेंगे यहाँ पर P से A की ओर, ठीक है, ये जाएगा। अब देखो करते क्या है, हम जो भुजा AB है इसके समांतर एक भुजा खींचते हैं। यहाँ पर समांतर AB के समांतर क्या बिंदु P से गुजरते हुए भुजा खींचते हैं। तो वो क्या है, जैसे यहाँ पर जैसे ये बिल्कुल इसके समांतर है और ये वाला झुकाव है ऐसे, तो ये जो कोण थीटा है, ये वाला कोण भी क्या रहेगा तुम्हारा, थीटा होगा, ठीक है। फिर से देखें AB क्या है, जब AB की बात करें हम तो AB जैसे ये तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जब भी Z बनता है तो Z वाली स्थिति में ये वाला कोण क्या है, इस वाले कोण के बराबर होता है। तो यहाँ अगर हम देखें ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम देखें बिंदु P पर क्या है, E1 और E2, बिंदु P पर क्या है, E1 और E2 एक दूसरे से कितने कोण पर कार्य कर रहे हैं, थीटा प्लस थीटा, यानी कि बिंदु P पर E1 और E2 2 थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी होगी। तो देखो उसके लिए करते क्या है, बिंदु P पर क्या करना है हमें, जैसे यहां लिखें आगे, बिंदु P पर E1 व E2, बिंदु P पर क्या है, E1 व E2 2 थीटा कोण पर कार्यरत हैं। यदि इनका परिणामी कैपिटल E हो तब। देखो एक 11th की क्लास में सदिशों के योग के लिए सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम है, उसको देख लेते हैं। इससे क्या होगा, ये जो मैं करा रहा हूं थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये नियम कहता क्या है, इसमें क्या होता है, यदि हम दो सदिशों को किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम इधर की तरफ सदिश है एक वेक्टर A है और इधर की तरफ सदिश मान लेते हैं एक वेक्टर क्या है, B है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं। कितने कोण पर कार्यरत हैं, थीटा कोण पर कार्यरत हैं, ठीक है। और ये चतुर्भुज मान लेते हैं OPQS, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बात करेंगे वेक्टर A और वेक्टर B के परिणामी की, तो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि इसके हिसाब से होता क्या है, इन दोनों का जो परिणामी है, इन दोनों का परिणामी इस चतुर्भुज के एक विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि उन्हीं संलग्न भुजाओं से होकर गुजर रहा हो। तो ये क्या है, उन्हीं संलग्न भुजाओं से होकर जा रहा है। तो यहाँ होता क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम के हिसाब से इस परिणामी का जो मान है, R के मान की बात करेंगे हम, तो R का मान होता है R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यानी कि अगर दो सदिश हैं, जैसे हमने यहाँ माना वेक्टर A है और एक क्या है, वेक्टर B है, दोनों ही एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो जब हमें उनका परिणामी निकालना, मान लो R परिणामी निकालना है, तो उसका मान क्या होगा, R बराबर रहेगा √A², यानी कि जो सदिश A है उसके परिमाण का वर्ग, प्लस B² यानी कि B के परिमाण का वर्ग, प्लस 2AB cos, और दोनों के बीच जो कोण होगा थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास क्या है, दो सदिश हैं, एक तो वेक्टर E1 है
दोनों ही सदिश राशि हैं, एक तो वेक्टर E1 है और एक क्या है वेक्टर E2 है, और दोनों ही क्या है 2 थीटा कोण पर कार्यरत हैं। अब इनका परिणामी क्या मान लिया हमने E है, तो इस नियम के हिसाब से इसका जो मान है E का वो क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं हम जिससे ध्यान रहेगा। सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से क्या होता है, अभी सूत्र लिखा है उसको मैं लिख देता हूं, इससे ध्यान रहेगा। R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो इसके हिसाब से देखेंगे हम, तो यहां क्या हमें परिणामी क्या आ रहा है E है, तो E बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट पहले जो वाले सदिश का परिमाण का वर्ग, तो ये हो जाएगा E1 का वर्ग प्लस दूसरे वाले सदिश के परिमाण का वर्ग यानी कि E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 कॉस कोण कितना है तुम्हारा 2 थीटा। तो क्या हो गया E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। अब जरा थोड़ा पीछे आते हैं, नोट कर देखते हैं, यहाँ पे जो E1 का मान लिखा हुआ है और ये है E2 का मान, दोनों मानों को देखते हैं। E1 का मान क्या है 1/4πε0 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे E2 का मान क्या है 1/4πε0 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर परिमाण में देखें हम तो दोनों E1 और E2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखो यहां हम करते हैं, अब चूंकि E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर क्या है तुम्हारा E2 के, तो यहां पर E2 मान क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा समीकरण, तो E बराबर हो गया अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, E1 का स्क्वायर प्लस 2E1। अब E2 की जगह E1 लिखेंगे, E1 का E1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर कितने हो जाएंगे तुम्हारे 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये का मान क्या हो गया अंडर रूट 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। दोनों में से क्या है 2E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ E का मान क्या आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो E का मान क्या हो गया 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। लेकिन त्रिकोणमिति का तुमने एक सूत्र पढ़ा है cos 2 थीटा का मान, cos 2 थीटा का मान क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये मान यहां लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब E बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस और cos 2 थीटा का मान क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब एक ये प्लस के हैं और एक इसके हैं माइनस के, तो क्या होंगे आपस में कट जाएंगे, एक से कट गया तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा गुणा किस में जाएगा तुम्हारा 2E1 स्क्वायर में। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये पद, तो ये पद हो जाएगा 2 दूनी कितने जाएंगे 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, ये E1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्या हो गया 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ क्या है, अब इन सब का क्या कर लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और E1 स्क्वायर का क्या जाएगा E1 और cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो E का मान क्या आ गया 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान यहां से हम लिख देते हैं, E1 का मान 1/4πε0 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो वाला मान वहां समीकरण में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा E बराबर, या फिर ऐसे लिखें हम E1 का मान लिखने पर, E1 का मान लिखने पर तो ये हो जाएगा फिर E बराबर 2 E1 का मान 1/4πε0 के
क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी ई का मान हो गया 2 गुणा 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या है कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, फिर से चित्र से, या तो पी ओ ए त्रिभुज में ले लें या फिर ले लें पी ओ बी में, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर से समकोण त्रिभुज पी ओ ए में, कौन से वाले में, पी ओ ए में। अब हमें पता है जो त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करें, पूरी त्रिकोणमितीय क्या है समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और यहाँ पी ओ ए त्रिभुज में पी ओ ए जो कोण है वो क्या है समकोण है। तो यहाँ पर क्या है इसके हिसाब से हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी ओ ए में अगर हम देखें तो cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा और आप ये कोण है, कोण के सामने गुजरा लंब और समकोण के सामने गुजरा कर्ण, और ये क्या रहेगा तुम्हारा आधार, और cos थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा आधार है एओ बट्टे और कर्ण क्या है एपी या पी ए कहें एक ही बात है। एओ का कितना मान है एल और एपी का कितना मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात कितनी जाएगी 1/2। अंडर रूट की जो घात होती है वो रहती है 1/2। तो अब जो cos थीटा का मान है वो इस समीकरण में लिखते हैं हम। cos थीटा का मान क्या करते हैं समीकरण में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अतः ई बराबर हो जाएगा 2 गुणा क्यू में कर लेते हो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का मान एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात कितनी आएगी 1/2 कर लेते हैं हम, ठीक है। ई का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात 1/2। अब देखो यहाँ क्या है एल का गुणा क्यू में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2q एल बन जाएगा ये, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात पूरी पे 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात कितनी 1/2, और गुणा में घातें क्या होती जुड़ जाएंगी। तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात कितनी हो जाएगी 1 ये और 1/2 ये, तो कितने हो जाएंगे 3/2। तो फिर ई का मान क्या हो जाएगा, अब ई का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q का एल में गुणा होगा तो कितने जाएंगे तुम्हारे 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात कितनी हो जाएंगी 3/2, कितना हो गया 3/2, ठीक है। अब ये मान हो गया तुम्हारा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी समझाया हुआ है, अब यहाँ एल स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, ठीक है। एक चीज अगर बात करें एल का मान आर की तुलना में पहले से ही, क्योंकि जैसे ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2l, और हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि अणु होती है जैसे HCl है NaCl है, इनके अणु आपस में क्या बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एल का मान क्या है, ये दूरी लेंगे हम आर, उसकी तुलना में क्या होगा बहुत ही कम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम चूंकि एल का मान आर की तुलना में, एल का मान क्या आर की तुलना में बहुत कम है, एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, अतः एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। कैसा होगा, नगण्य होगा। अब नगण्य होगा देखो वो समझ लेते हैं कैसे। जैसे अगर एल की बात करें, अब मैं एल कह रहा हूं, एल क्या बहुत ही छोटा मान है। जैसे अगर मैं लिखूं एल बराबर मान लो है तुम्हारा 0.2, यानी कि जो एल का मान है वो 1 से छोटा ही रहेगा, तो पॉइंट में आएगा 0.2 या कुछ भी हो सकता है। तो एल का मान लिया हमने क्या 0.2 है। अब ऐसे जो आर का मान है, चूंकि दूरियां दूर तक ली जाएंगी, तो आर का मान मान लिया हमने क्या है 2 है। अब एल का मान 0.2 और आर का मान कितना है 2। अब होता क्या है, जब एक से छोटी संख्या को हम वर्ग करते हैं तो वो संख्या और छोटी हो जाती है। देखो जैसे देखेंगे इसको हम, यहाँ एल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, जब 0.2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 0.04। ऐसे ही यहाँ पर बात करें आर के वर्ग की, तो आर का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ देख क्या रहे हैं, जब हम छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या और छोटी हो जाती है, और एक से बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके मान क्या होते हैं बढ़ते हैं। तो यहाँ होगा क्या, एल स्क्वायर का मान आर की तुलना में क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। जैसे आप इसको समझें, इसको हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, जैसे मान लो बाजार गए, बाजार से हमने कोई सामान है उसकी प्राइस लिखी हुई है
99.90, ठीक है, यानी 99 रुपये 90 पैसे। तो हम दुकानदार को कितना अदा करेंगे, यानी दुकानदार को हम पूरे 100 रुपये अदा करेंगे, उससे ये 10 रुपये के लिए हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या है, यानी कि उसके लिए वो हमारे उससे क्या है हम पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ क्या है, जो एल स्क्वायर का मान है आर स्क्वायर की तुलना में क्या है बहुत, यानी पहले से एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, तब एल स्क्वायर का मान क्या है आर स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तब एल स्क्वायर को कर देंगे हम, छोड़ देंगे या उसे हटा देंगे, जैसे यहाँ बताया हुआ है उसके हिसाब से समझ लेंगे। एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, नगण्य है, तब एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो ये मान क्या हो जाएगा अब, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बट्टे, अब समझे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, ये हट जाएगा, यहां से एल स्क्वायर को हम हटा देंगे, तो बन क्या जाएगा तुम्हारा ये आर स्क्वायर का कितनी जाएंगी, 3/2, आर स्क्वायर पे कितनी घात हो जाएंगी तुम्हारी, 3/2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये अब 2 का यानी कि आर स्क्वायर पे 3/2, तो 2 का 3/2 में होगा, 2 से 2 क्या होंगे तुम्हारे कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बटे आर पे घात कितनी हो जाएंगी, 3। तो एक मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बटे आर क्यूब। चूंकि अब हमें बताया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, क्या होता है P बराबर 2QL। तो यहाँ 2QL कौन क्या लिख सकते हैं हम, P लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL क्या लिख देंगे हम P बट्टे आर क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बट्टे आर क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। अब होता क्या है, हवा या निर्वात के लिए अगर हम बात करें, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए K बराबर होता है 1, यानी कि जो माध्यम का परावर्तन हवा या निर्वात के लिए होता है 1। तो फिर E का मान क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टे आर क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये हो गया फाइनली वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में या फिर कहें विषुवत तल में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा डेरिवेशंस क्या है। सबसे पहले क्या है, हमने शुरू से देखते हैं हेडिंग को, पूरी को चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये जो पूरा लिखा हुआ है तुम यहाँ तक जो देख रहे हो, यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो सब तुम्हें क्या है चित्र के माध्यम से समझ आ जाएगा। तो देखो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया था मैंने, सबसे पहले माना था माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन क्या कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर -Q कूलम का आवेश है और B सिरे पर क्या है +Q कूलम का आवेश है, तथा दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है 2L मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी 2L मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है क्या है O है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में, यानी कि हमने लिया ऊपर की तरफ, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर क्या है एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या किया, फिर हमने P से A को मिलाया और P से B को मिलाया, फिर समकोण त्रिभुज POA बनाया। इसके हिसाब से हमने क्या है ये दूरी निकाल ली है, AP है या फिर कहें P है। देखो उसके लिए POA इस समकोण त्रिभुज में लिया है हमने, और ये समकोण है, समकोण के सामने भुजा कर्ण है, ये कोण लिया है, कोण के सामने भुजा क्या रहेगी लंब, और ये क्या रहेगा आधार। तो क्या हो गया तुम्हारा कर्ण का वर्ग, PA कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो उसके हिसाब से PA का वर्ग बराबर PO का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। PA का वर्ग निकालना है बराबर, और PO का कितना मान है R है, प्लस AU का कितना मान है L है, L स्क्वायर। P का मान निकालना, वर्ग उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो P का कितना मान आ गया वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि
माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसी की तरह त्रिभुज बनेगा। और चूंकि देखो ये कोण के सामने ये लंब, ये समकोण रहेगा, ये क्या रहेगा आधार, आधार L है, इसका लंब R है, ऐसे इसका देखो आधार L था और लंब क्या था R था, तो इसका जो कर्ण है वो भी कितना निकल के आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने लिया, उसके बाद ये जो मैंने पूरा बोला है वो यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं और लिख लेना है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसके हिसाब से हमने देखा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के सूत्र के हिसाब से होता है। आवेश Q है तो Q बट्टे दूरी क्या है, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो गया वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सूत्र के हिसाब से वर्ग होता है दूरी का, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल क्या होगा तुम्हारा, ये हट जाएगा, तो फिर क्या बन गया तुम्हारा E1 बराबर 1/4πε0 के Q बट्टे वर्ग से वर्गमूल हट गया, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये प्लस का आवेश है तो प्लस से दिशा क्या हमेशा बाहर की तरफ रहती है, तो दिशा क्या हो जाएगी B से P की ओर, क्या हो जाएगी B से P की ओर। ठीक है, अब लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेते हैं E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि दूरी वही है का वर्ग, वर्ग से हट जाएगा फिर से, तो क्या बचेगा तुम्हारा 1/4πε0 के Q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस के कारण दिशा क्या अंदर की तरफ होती है, तो दिशा क्या हो जाएगी P से A की ओर, क्या दिशा होगी P से A की ओर। अब हम बात करें बिंदु P पर क्या है, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, एक तो E1 है और एक क्या है E2 है। ठीक है, उसके लिए क्या किया हमने, ये जो AB है इसके समांतर बिंदु P से गुजरती हुई हमने एक रेखा खींची है। ठीक है, तो यहाँ जो अगर हम देखें ये कोण क्या है थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा, क्योंकि ये हो जाए इसके समांतर बिल्कुल इसी एंगल पर जा रही है, तो यहाँ जो AB पर जो कोण ये ड्रॉ कर रही है BP, वही यहाँ क्या है E1 के लिए P के साथ जो कोण बनेगा वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात करें एकांतर वाली कंडीशन होगी, ये वाला कोण क्या है इस कोण के बराबर होगा, तो इसके हिसाब से हम देख क्या रहे हैं बिंदु P पर जो E1 और E2 है, बिंदु P पर क्या है E1 और E2 कितने कोण प्रकार करें थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा। तो क्या हुआ बिंदु P पर E1 वेक्टर E1 यानी कि जो पहला सदिश है वेक्टर E1 और दूसरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, 2 थीटा कोण पर कार्यरत हैं। यदि इनका परिणामी क्या माना हमने E हो, तब सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से जो बताया हुआ तुम्हारा क्या होता है R बराबर वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर E बराबर पहला सदिश क्या E1 का परिमाण का वर्ग E1 स्क्वायर प्लस दूसरा सदिश E2 के परिमाण का वर्ग E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और कोण क्या है यहाँ पर 2 थीटा है, तो क्या जाएगा cos 2 थीटा। चूंकि हम यहाँ अगर हम देखें E1 का मान और E2 का मान दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है, तो E1 बराबर क्या हो गया E2, तो यहाँ E2 कौन के लिख सकते हैं हम E1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो E बराबर हो गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 कौन E1 लिख सकते हैं जो कि दोनों बराबर हैं, तो हो गया E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर, क्यों क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर दोनों बराबर, तो जोड़ के कितने हो जाएंगे 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, ये हो गया। और दोनों में से क्या है 2 E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2 E1 स्क्वायर कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 2 E1 स्क्वायर कॉमन ली तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या रहेगा cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें cos 2 थीटा के लिए, तो cos 2 त्रिकोणमिति के सूत्रों के हिसाब से जो हम देखते हैं cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यहाँ जो मान है इस जगह पर हम cos 2 थीटा का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर अंडर रूट 2 E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का मान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, एक माइनस का और ये एक प्लस का है, तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर ये 2 E1 स्क्वायर और ये 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो कितने बन जाएंगे तुम्हारे ये अंडर रूट 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 4 का वर्ग कितना होगा 2, E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा E1 और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो E1 का मान E का मान हो गया 2 E1 cos थीटा। अब जो E1 का मान है यहाँ से अगर हम देखें तो E1 का मान क्या है 1/4πε0 के Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ E का मान लिखते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा E बराबर 2 गुणा E1 का मान 1/4πε0 के Q बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या है यहाँ पर cos थीटा का मान लिखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम
ये त्रिभुज दे रखा है POA, उसके लिए हमने देखा है समकोण त्रिभुज POA में तो cos थीटा r क्या हुआ तुम्हारा आधार बट्टे कड़े यानी कि AO बट्टे AP, ठीक है। तो cos थीटा r AO बट्टे AP हो गया। AO का मान कितना है L है और AP का कितना मान है अंडर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये लिख दिया। तो cos थीटा r हो गया L बट्टे अंडर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट की जो घात है 1/2 होती है तो cos थीटा का मान क्या हो गया L बट्टे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 1/2, ठीक है। तो यहाँ मान लिखते हैं cos थीटा का मान इस समीकरण में, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 को गुणा इसमें कर देते क्यू में तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 को गुणा क्यू में किया 2q बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा का मान क्या निकल के आया है L बट्टे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 1/2, तो यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी घात 1/2 है और यहाँ कितनी घात है 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो घात कितनी हो जाएंगी 3/2, ठीक है। तो क्या समीकरण बन गया तुम्हारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql का गुणा करेंगे तो 2ql और बट्टे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 3/2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब बात करें हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो L का मान है वो R की तुलना में क्या बहुत ही कम है, तो L स्क्वायर का मान R की तुलना में क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, जो समझाया हुआ था अभी उसके हिसाब से देख लेंगे। तब क्या करेंगे हम जो L स्क्वायर का मान है इसको छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql, L स्क्वायर का मान को हम हटा रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर पे घात कितनी होगी 3/2, तो R स्क्वायर पे कितनी घात होगी 3/2, तो क्या बचा तुम्हारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql बटे और 2 से 2 क्या होंगे कट जाएंगे तो R की घात कितनी बचेगी q, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql बटे r3। अब बात करें 2ql तो ये होता क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P और R क्या होता है 2ql, तो 2ql का मान कितना लिख देंगे हम P हो जाएगा, तो फिर क्या बन गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे r3, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद अगर हम बात करें मान लो हवाई निर्वात में प्रयोग हो रहा है तो हवाई निर्वात के लिए माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ हम K का मान 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे r3 न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।